बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 का नेम है जी काइनेमैटिक्स। इस चैप्टर से एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएगा। यह चैप्टर हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक नंबर 2.1 स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज़ इंशाल्लाह आपको क्लियर करवाएंगे। बस वीडियो आप लास्ट तक देखें, मेरी बातें गौर से सुने, समझें और चीज़ें साथ साथ नोट करते जाए। इंशाल्लाह भी बैठे बैठे ये टॉपिक आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं। स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर ये चैप्टर 2 अपनी बुक में देखें ना आप, तो फर्स्ट टॉपिक से पहले जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको बताई जा रही है। तो वो डेफिनेशन आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछी जाए तो आप किस तरह से लिखेंगे, वो पहले ही चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन है मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं और वो फोर्सेस जिनकी वजह से एक ऑब्जेक्ट की मोशन में चेंज आता है या एक ऑब्जेक्ट की मोशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है उन फोर्सेस की वजह से, उनको भी डिस्कस करते हैं। यही मतलब मैंने यहां पे लिखा हुआ, देखें, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द फोर्सेस दैट चेंज इट। सिंपल आप याद रखें कि भी मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं। बस इसमें बहुत कुछ बताया जा सकता है और भी, लेकिन फिलहाल अपनी बुक की हद तक आप ये डेफिनेशन इसी तरह से याद रखेंगे। मतलब मैंने समझा दिया आपको। अब आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि भाई मैकेनिक्स की ब्रांचेस कितनी है, मेन ब्रांचेस। तो मेन ब्रांचेस 2 हैं। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसकी 2 मेन ब्रांचेस हैं, नंबर 1 काइनेमेटिक्स और नंबर 2 डायनामिक्स। तो इसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं काइनेमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन, यानी कि ये मैकेनिक्स की ही ब्रांच है जिसमें हम मोशन को ही स्टडी करते हैं। अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें फिर से सुने, इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। कि हम एक ऑब्जेक्ट की मोशन को ही स्टडी करते हैं लेकिन विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, मोशन की वजह नहीं बताते। एक ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी जरूर करते हैं लेकिन उसकी वजह जानने की कोशिश नहीं करते कि ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों है, ये जानने की कोशिश नहीं करते। बस ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्ट की मोशन किस तरह की है। समझ आई बात? मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, सपोज करते हैं ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, इसकी पोजीशन इस टाइम यहां पे है ये मोशन में, इस टाइम इसकी पोजीशन यहां पे। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि थोड़ी देर के बाद इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी। वो होगी इधर जाएगा, यहां पे हो सकती है, वहां पे हो सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। या फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट की मोशन अगर यहां से वहां पे है तो इसका पाथ कैसा होगा। और ये भी जानने की कोशिश कर सकते हैं कि इधर से उधर तक जाने के लिए इसको टाइम कितना लगेगा। तो हम सिंपल ना मोशन को डिस्क्राइब करते हैं काइनेमैटिक्स के अंदर। ये जानने की कोशिश नहीं करते कि यहां से वहां क्यों जाएगा, ये बात डिस्कस नहीं करते काइनेमैटिक्स के अंदर। बस ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी मोशन किस तरह की है। समझ आ गई एग्जांपल? तो बस ये आप काइनेमैटिक्स में याद रखिएगा, मतलब सिंपल डेफिनेशन है। अब देखते हैं डायनामिक्स। तो इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद फोर्सेस। ये भी मैकेनिक्स की ही ब्रांच है जिसमें हम फोर्सेस को डील करते हैं। अगली बात देखें, एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कि एक ऑब्जेक्ट की मोशन पे इन फोर्सेस की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज भी हम डायनामिक्स में डिस्कस करते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों है, ये बात हम डायनामिक्स में डिस्कस करते हैं, डील करते हैं। क्लियर? छोटी सी एग्जांपल जिससे दोनों डेफिनेशंस क्लियर हो जाएंगे, फिर आगे चलते हैं। वैसे तो मैंने आपको डिटेल में समझा दी, इतना ही आप याद रखेंगे। डेढ़ हमारे पास एक स्टोन है, पत्थर है, उसको हम ऊपर से नीचे गिराते हैं। सपोज करें ये बोर्ड मार्कर ही है, इसको अब यहाँ से अगर हम नीचे गिराएं तो अगर आप यहाँ पे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी मोशन कैसी है, स्ट्रेट लाइन में नीचे जा रहा है, जिगजैग पाथ में जा रहा है, पैराबोलिक पाथ में जा रहा है, किस तरह की इसकी मोशन है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ये चला जाएगा काइनेमैटिक्स में।
और यहां से ग्राउंड को जब ये हिट करेगा तो कितने टाइम में जाके हिट करेगा, ये भी काइनेमैटिक्स में। हाँ, अगर ये जानने की कोशिश करते हैं आप कि ये आखिर नीचे ही क्यों आ रहा है, ये नीचे ही क्यों आ रहा है, तो फिर आप चले जाएंगे डायनामिक्स के अंदर। क्लियर? तो इस तरह से आप ये 3 डेफिनेशंस यहां पे तैयार करेंगे। अब आते हैं जी 2.1, टॉपिक है हमारा स्केलर्स एंड वेक्टर्स। बहुत ही आसान डेफिनेशंस है। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी की हेडिंग लगाएंगे। आप जस्ट स्केलर्स भी कह सकते हैं, हेडिंग लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि स्केलर क्वांटिटी। प्रॉपर डेफिनेशन आपको करके दूंगा, बहुत ही आसान, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन देखिएगा, कहता है फिजिकल क्वांटिटी, ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, और फिजिकल क्वांटिटी आपको चैप्टर 1 में डिटेल में पढ़ा के आ चुके हैं। ठीक है, चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है हमारा। शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज, न्यूमेरिकल्स, हर टॉपिक, साइड इंफॉर्मेशन, हर चीज आपको क्लियर करवा चुके हैं। तो चैप्टर 1 की प्लेलिस्ट में जाके ना आप चैप्टर 1 के हर टॉपिक को नोट करें, अच्छे तरीके से तैयार करें। बच्चे कहते हैं सर जी एमसीक्यूज भी करवाएं। भाई अगर आपने मेरा टॉपिक अच्छे तरीके से सुना हुआ है, समझा हुआ है, नोट किया हुआ है ना, आपको एमसीक्यूज करने की जरूरत ही नहीं है। साथ साथ मैं आपको एमसीक्यूज बता देता हूं, बस आप टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करें, अगर आप अच्छे मार्क्स लेने का सोच ही बैठे हैं तो। स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन देखें। अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, नंबर 1 मैग्नीट्यूड, नंबर 1 मैग्नीट्यूड, नंबर 2 प्रॉपर यूनिट, नंबर 2 प्रॉपर यूनिट, एंड हैज नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मतलब स्केलर क्वांटिटी में 2 चीजें होना बड़ी जरूरी है। नंबर 1 मैग्नीट्यूड का होना जरूरी है, और नंबर 2 मैग्नीट्यूड के साथ साथ प्रॉपर यूनिट भी होना चाहिए। हाँ, डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह आपने डेफिनेशन क्लियर करनी है। अगर यहां तक छोड़ देंगे ना तब भी नंबर मिल जाएगा, लेकिन ये फीकी डेफिनेशन है। आगे उसको बता दें कि एंड हैज नो डायरेक्शन, कि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 2 चीजें होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड और यूनिट, बस। अब हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में बहुत सारे एग्जांपल बता सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ ये याद रख लें तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हमारे पास ना कोई ब्लॉक है जिसका मैस हम लेट कर लेते हैं, कितना है 10 kg। अब देखें मैस क्या है, स्केलर। देखिए इसके अंदर कितनी चीजें आ रही है, मैस इज इक्वल टू 10 kg है ना, तो ये 10 क्या है, 10। ये 10 कोई नंबर है ना, तो इसका मतलब ये क्या होगी, मैग्नीट्यूड। ये आ गई मैग्नीट्यूड, पहली चीज। साथ में देखें केजी, यूनिट है ना, मैस का ऐसा यूनिट क्या था, केजी, चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। तो ये आपके पास आ गया नंबर 2 यूनिट। तो ये 2 चीजें आ गई हैं। क्या इसमें डायरेक्शन है कि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, किधर जा रहा है, नहीं ना। मैस इज इक्वल टू 10 kg, तो 2 चीजें बताएंगे, तो इसका मतलब मैस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हम एक मेजरमेंट करते हैं यहां से यहां तक, तो वो लेंथ आ गई। तो हमने लेंथ की मेजरमेंट की, सपोज करते हैं ये जी 5 सेंटीमीटर, या कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। अब देखें लेंथ क्या है, स्केलर। क्यों? क्योंकि इधर आप गौर करें ना, तो ये 5 क्या है, मैग्नीट्यूड, सेंटीमीटर क्या है, उसका यूनिट। 2 ही चीजें आ रही है ना, डायरेक्शन तो नहीं है, तो इसका मतलब लेंथ भी क्या हुई, स्केलर क्वांटिटी। इस तरह टाइम है, टेम्परेचर है, बहुत सारे एग्जांपल्स आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी के 2 कर दे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। अब आ जाए जी, आपकी बुक ना इसी स्केलर क्वांटिटी की ना एग्जांपल मेंशन करती है, बुक में देखिएगा। वो कहती है 5 मीटर्स प्लस 3 मीटर्स इज इक्वल टू 8 मीटर्स। यानी कि स्केलर क्वांटिटी की ही एग्जांपल दे रही है कि देखिए 5 क्या है, मैग्नीट्यूड, मीटर क्या है, यूनिट। तो दोनों को ऐड करें तो 8 मीटर्स बन गया ना। अब 8 क्या है, नंबर, मैग्नीट्यूड, साथ में यूनिट क्या आ गया, मीटर्स। तो ये स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल है। लेकिन यहां पे देखें मैंने क्या लिखा हुआ है, एमसीक्यू। अब आपने खुद सोचना है, बुक आपको नहीं करके देगी, हम आपको बताएंगे कि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। क्या कि देखें आखिर वो बुक इस तरह से क्यों कह रही है। 5 क्या है, मैग्नीट्यूड, मीटर क्या है, यूनिट। तो ये क्या बन गया, स्केलर। ये भी पूरा क्या है, स्केलर, और ये भी क्या है, स्केलर। तो आपको ये जानना चाहिए कि भाई स्केलर, देखें ना, गौर करें कि अगर 5 प्लस 3 हो रहा है 8, तो बुक आपको ये कहना चाह रही है कि ये स्केलर है, ये स्केलर है, रिजल्ट भी आपको स्केलर मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ स्केलर को स्केलर में ऐड किया जा सकता है, स्केलर स्केलर में ऐड हो सकता है। तो जब स्केलर स्केलर में ऐड होगा तो एज अ रिजल्ट भी आपको क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। यहां से ये आपने सीख लेना है। मतलब स्केलर को वेक्टर में ऐड नहीं किया जा सकता। तो यहां से हिंट मिल गया कि स्केलर को देखें, स्केलर में ऐड किया जा रहा है। तो अब आपसे कोई पूछे कि स्केलर को स्केलर में ऐड कर सकते हैं, तो आप कहेंगे यस,
ये देखें, स्केलर को स्केलर में ऐड कर सकते हैं। फिर वो कहेगा स्केलर को स्केलर में ऐड करने से रिजल्ट क्या मिलता है, वेक्टर या स्केलर? तो आप कहेंगे स्केलर को स्केलर में ऐड करने से देखिए रिजल्ट स्केलर मिलता है। बात समझ आई? तो इस तरह ये बात याद रख लीजिएगा। अब करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन। तो फिजिकल क्वांटिटी विच इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन। आपकी बुक यहां वर्ड यूज करेगी एज वेल एज डायरेक्शन। यही वर्ड आपने यूज करना है, या ये वाला कर ले स्पेसिफिक डायरेक्शन, या कह ले एज वेल एज डायरेक्शन, या मस्ट बी डायरेक्शन। जोर देना है कि डायरेक्शन का होना जरूरी है, ये जोर देना जरूरी है वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन में। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं भाई ये टॉपिक ना आपने अच्छे से तैयार करना, कल मैं सुनूंगा, तो आप कहेंगे यार सर ना आराम आराम से कह रहे थे, लग नहीं रहता चेहरे से कि सर सुनेंगे, है ना अगले दिन। अब बात थी कि अगले दिन सुनना है। अब मैं यूं कहता हूं आप सबको, ये टॉपिक तैयार कर ले, मैं कल लाजमी सुनूंगा आपसे, मैं आपको बता रहा हूं, ना आया तो फिर ऐसी तैसी कर दूंगा। आप कहेंगे आप घर जाके यार सर सुनेंगे। देखिए अब मैंने जोर दिया है ना, तो ये अल्फाज का जो चुनाव करना है ना आपने, ये बहुत अच्छा करना होता है। तो एज वेल एज लगाना भी जरूरी है कि डायरेक्शन होनी चाहिए, जरूरी है, या फिर मस्ट भी लगाएं, या फिर स्पेसिफिक का वर्ड यूज करें। सही है? तो ये प्रॉपर डेफिनेशन है। इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी में तीन चीजें होना जरूरी है। नंबर 1 मैग्नीट्यूड, नंबर 2 यूनिट, और नंबर 3 स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये तीन चीजें होगी तो वो आपकी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये हमारे पास एक ब्लॉक है जिसपे ये बंदा क्या कर रहा है जी, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। अब इसने फोर्स लगाई 50 न्यूटन की इस साइड से, तो ब्लॉक आगे जाएगा कि नहीं जाएगा, ईस्ट की डायरेक्शन में जाएगा ना, अलोंग एक्स एक्सिस मूव करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि देखिए इस ऑब्जेक्ट ने फोर्स की डायरेक्शन कैसे लगाई है, इधर से लगाएगा तो ये ऑब्जेक्ट जाहिर सी बात है आगे जाएगा ईस्ट की तरफ। तो अब देखें ईस्ट की तरफ ये क्या है, स्पेसिफिक डायरेक्शन। फोर्स कितनी लगाई 50, क्या आ गया मैग्नीट्यूड, यूनिट क्या है न्यूटन। दो चीजें यहां पे आ गई और एक आ गई डायरेक्शन, तीन चीजें आ गई ना, तो फोर्स क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? अब यहां पे देखें ये कार मूव कर रही है 100 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। अब इसकी डायरेक्शन देखें, उसने बता दिया कि भाई इस तरफ कार मूव कर रही है, ईस्ट की तरफ। तो अब देखें 100 क्या है मैग्नीट्यूड, मीटर पर सेकंड क्या है यूनिट, और डायरेक्शन देखें इस कार की क्या है स्पेसिफिक, ईस्ट की तरफ। ना नॉर्थ की तरफ है, ना साउथ की तरफ है, ना वेस्ट की तरफ है, बल्कि ईस्ट की तरफ है। तो स्पेसिफिक डायरेक्शन भी आ गई, तो तीन चीजें आ गई। तो इसीलिए ये आपके पास जो वेलोसिटी है ये क्या कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। ये है प्रॉपर डेफिनेशन वेक्टर क्वांटिटी की। लो जी, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन तो क्लियर होगी। अब जरा बात को समझिएगा, मैं एंड करने लगा। छोटी सी एग्जांपल, हमारे पास ना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सही है, एक्स वाई सिस्टम समझ ले, जिस तरह से ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब यहाँ पे ना एक बड़ी खूबसूरत लड़की ठहरी है, सही है, देख सकते हो उसके माशाल्लाह बाल भी लंबे हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ कि ये लड़की जो इस सिस्टम के अंदर ठहरी है, ये 20 मीटर तक का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, यानी कि 20 मीटर तक ये फासला तय करती है। बताएं इस स्टेटमेंट को सुनते हुए, देखते हुए, कि ये लड़की इस टाइम स्केलर है या वेक्टर? जल्दी बताएं, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे बताएं कि ये मैं आपसे कहूँ कि ये लड़की, खूबसूरत लड़की, अगर 20 मीटर तक डिस्टेंस ट्रैवल करती है, फासला तय करती है, चलती है, तो इस टाइम ये लड़की स्केलर है या वेक्टर? जल्दी बताएं शाबाश कमेंट करके। चलें जी, मुझे उम्मीद है कि आप बताएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये है स्केलर। क्यों? मैंने कहा जी चलती है, 20 मीटर तक ये डिस्टेंस ट्रैवल करती है। मैंने ये तो नहीं कहा कि फलां डायरेक्शन में, स्पेसिफिक डायरेक्शन तो मैंने नहीं बताई। वो नॉर्थ की तरफ भी जा सकती है 20 मीटर, वेस्ट की तरफ भी जा सकती है, पीछे की तरफ भी तो जा सकती है। ये जरूरी नहीं है कि आपको लग रहा हो कि आगे जाएगी, नहीं, पीछे की तरफ तो भी जा सकती है, नीचे की तरफ भी आ सकती है ना। तो इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जैसे मर्जी समझ लें। ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये ईस्ट, ये वेस्ट, जैसे आप बैठे उसी के लिहाज से बता रहा हूं, ठीक है, मेरे लिहाज से ये होगा। तो मैंने नहीं बताया कि वो ईस्ट की तरफ 20 मीटर या वेस्ट की तरफ या नॉर्थ की या साउथ की तरफ, मैंने बस कहा था कि भाई 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो उस टाइम स्केलर। देखिए उसमें दो चीजें थी लेकिन डायरेक्शन नहीं थी। अब मैं आपसे कहता हूं ये लड़की 20 मीटर तक फासला तय करती है वेस्ट की डायरेक्शन में। अब आपको मैंने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बता दी है, ना ये इधर जाएगी, ना इधर जाएगी, ना इधर पीछे जाएगी, बल्कि ये वेस्ट की तरफ जाएगी। तो जब मैंने आपको वेस्ट का नाम लिया तो आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल गई। तो डायरेक्शन भी आ गई, 20 मीटर है तो ये यूनिट आ गया, ये मैग्नीट्यूड आ गई, तीन चीजें आ गई। तो अब ये क्या है, वेक्टर।
क्लियर। तो बस आपने ये चेक करना है कि उसमें 2 चीज़ें आ रही हैं, 3 चीज़ें आ रही हैं। अब आखिरी पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे कंसेप्चुअल पढ़ना चाह रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो ज़रा गौर से सुन लें। ज़रूरी नहीं है कि 3 चीज़ें हों तो वो क्वांटिटी वेक्टर बन जाएगी। आपकी बुक की हद तक ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तब एक उसूल और पढ़ाया जाएगा आपको। ऐसी क्वांटिटीज़ भी हैं जिसमें ये 3 चीज़ें होंगी लेकिन वो क्वांटिटी वेक्टर नहीं होती। ये फिर आपको हम क्लास 11th में पढ़ाएंगे डिटेल में। अभी आपको नहीं बताता ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसीलिए अभी फिलहाल अपनी बुक की हद तक ये आपको डिटेल में सारी चीज़ें क्लियर करवा दी है। जो जी लास्ट चीज़ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, कि एक वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सबसे पहली चीज़ याद रखेंगे, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आपकी बुक दोनों का जिक्र कर रही है, पैराग्राफ है थ्योरी का, मैं आपको आसान करके बता रहा हूं। तो पहले देखते हैं सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन एक वेक्टर की। तो वेक्टर को ना 2 तरह से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नंबर 1 बाय बोल्ड फेस लेटर और नंबर 2 बाय यूजिंग एरो हेड। जैसे वेक्टर क्वांटिटी है जी वेलोसिटी, तो आप वेलोसिटी को इस तरह से v को ना बोल्ड कर दें, मोटा करके लिख दें, तो आप समझ जाएंगे कि जिन वर्ड्स को बोल्ड करके, लेटर्स को बोल्ड करके लिखा गया वो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। इस तरह फोर्स को देखें, F को अगर आप बोल्ड करके लिखेंगे तो इसका मतलब होगा फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन है, A को बोल्ड करके लिखा हो तो इसका मतलब ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। या फिर दूसरा है बाय यूजिंग एरो हेड मेथड, कि आप देखें V के ऊपर एरो लगा दें, अब भी ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो जिन लेटर्स के ऊपर एरो आ जाए या नीचे एरो आ जाए तो वो वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। इस तरह फोर्स के ऊपर देखें, F के ऊपर एरो आ गया तो इसका मतलब फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो चाहे आप एरो लगा लें, चाहे आप इस तरह से बोल्ड कर लें, तो ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है एक वेक्टर की। बोल्ड हम इसीलिए नहीं करते कि टाइम हमारा वेस्ट होता है, हम जल्दी से वी के ऊपर एरो लगा देते हैं, क्लियर। दूसरा है जी आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि एक वेक्टर को ग्राफिकली हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो देखें, एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, यहां से यहां तक, और आगे देखें एरो लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है हमने एक वेक्टर को ग्राफिकली ड्रा किया हुआ है। तो अब इसमें 3 चीजें आपने याद रखनी है, कि स्टार्ट वाला जो पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट, इसको कहते हैं टेल। एक वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट होता है स्टार्टअप, ये पॉइंट हमारा कहलाता है टेल। उसके बाद यहां से यहां तक ये जो आपको लेंथ नजर आ रही है, लाइन लेंथ नजर आ रही है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और जो लास्ट में देखें आपको एरो हेड नजर आ रहा है, ये एरो हेड में बताता है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड भी आ रही है, डायरेक्शन भी आ रही है, और जो वो वेक्टर होगा, फोर्स है 20 न्यूटन का या जितनी भी इसकी लेंथ आ रही है, उसमें मैग्नीट्यूड तो होगी ना, और उसके साथ यूनिट भी होगा। तो इस तरह 3 चीजें आएंगी तो ये वेक्टर बन जाएगा। और एक वेक्टर को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से करते हैं। अब हम देखते हैं कि इस वेक्टर को प्लेन के अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। ये भी आपकी बुक डिस्कस कर रही है, और साथ में 1-2 और डेफिनेशंस भी बता रही है बुक, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो वो भी इसी एक ही लेक्चर के अंदर हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि एक वेक्टर को जो भी हमने ग्राफिकल ड्रॉ किया था, इसी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। अगर आप इस टॉपिक को बुक में देखें तो साइड में जो डायग्राम्स दी गई ना, वो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। फिर डियर इसी वेक्टर जैसे अगर 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स आ जाएं, उनको ऐड कैसे करेंगे। तो आपकी बुक में एडिशन ऑफ वेक्टर्स की हेडिंग दी गई है, ये छोटा सा टॉपिक है, ये भी पढ़ेंगे। फिर डियर जब आप वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा, कंबाइंड इफेक्ट। वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, उस रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन देखेंगे। फिर उसी रिजल्टेंट वेक्टर को ड्रॉ कैसे करते हैं, फिर उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे ड्रॉ करते हैं। ये 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है, ये अब हम डिस्कस करने लगे हैं। तभी आपका ये पहला टॉपिक 2.1 कंप्लीट होगा। जितना मैं आपको बता रहा हूं ना, सिर्फ यही आप तैयार करें, कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बुक में ये टॉपिक देखें तो सारे थ्योरी के पैराग्राफ्स मेंशन किए गए हैं। आप परेशान हो जाएंगे, समझ नहीं आएगी कि कौन सी लाइनें तैयार करनी और कौन सी नहीं करनी। तो जो मैं बता रहा हूं ना, सिर्फ यही पक्का करें, यही तैयार करें, यही नोट करके रख लें। जो मर्जी एमसीक्यू आ जाए, शॉर्ट आ जाए, इंशाल्लाह आपको आता होगा। सही, कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ मैं बता रहा हूं ये गौर से सुने समझें। बच्चे कहते हैं सर जी एमसीक्यूज कहां से तैयार करें। भाई जो कुछ मैं समझा रहा हूं ना, ये अगर आपको समझ है, आपको आता है, आपको तैयार कर लेते हैं, जो मर्जी एमसीक्यू आ जाए आपको आता होगा। सही है, तो टॉपिक को अच्छे तरीके से सुना करें, समझा करें। तो सबसे पहले ना डियर कोऑर्डिनेट एक्सिस की डेफिनेशन तैयार कीजिएगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं।
3 का वर्ड बेशक हटा भी दें, क्योंकि अपनी बुक में ना 3 वाली एग्जांपल नहीं मेंशन की गई, 2 वाली की गई है, तो वैसे मैंने लिख दिया ताकि आपके जहन में रहे। तो 2 or 3 रेफरेंस लाइंस ड्रॉ एट राइट एंगल, के 2 रेफरेंसेस लाइंस जो 90 के एंगल पे ड्रॉ की गई हो, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाएंगे। सही है, राइट एंगल का मतलब 90 का एंगल, परपेंडिकुलर। तो देखें एक लाइन ये है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, आपको पता है कि ये साइड पॉजिटिव वाली x पॉजिटिव, इस साइड पे x नेगेटिव, जिसको मैंने x डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर देखें, ये जो वर्टिकल हमने लाइन ड्रा कर रखी है, ये क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है, राइट एंगल पे नहीं है, एंगल 90 नहीं बन रहा दोनों के बीच में। यहां देख ले एंगल 90, यहां देख ले एंगल 90, यहां देख ले एंगल 90, यहां देख ले एंगल 90। तो ये दोनों लाइंस एक दूसरे के लिहाज से 90 के एंगल पे ड्रॉ की गई हैं। रेफरेंस का मतलब यही है, यानी कि ये इसके लिहाज से 90 पे है और ये इसके लिहाज से 90 पे है, तो एक दूसरे के लिहाज से 90 के एंगल पे ये ड्रॉ की गई है। तो इसे आप कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। देखें एक्स एक्सिस और ये एक्स डैश, नेगेटिव वैल्यूज यहां पे होंगी, पॉजिटिव वैल्यूज यहां पे होंगी। इसी तरह वाई एक्सिस, पॉजिटिव वैल्यूज यहां पे होंगी और यहां नेगेटिव वैल्यूज होंगी। तो ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो दोनों लाइंस को देखें, ये 90 के एंगल पे ड्रॉ की गई हैं, देख रहे हैं 90 के एंगल। तो ये 2 रेफरेंसेस लाइंस 90 के एंगल पे ड्रॉ की गई हैं, तो इन्हें आप कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। क्लियर ये डेफिनेशन। अब अगली बात समझिएगा, जिस पॉइंट पे ये दोनों रेफरेंस लाइंस कट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। तो अभी मैं डेफिनेशन बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये देखें कि ये क्या बन गया, पूरा सिस्टम बन गया। यानी कि ये जो 2 लाइनों का सेट है, ये अब कहलाएगा कार्टेशियन सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे के 90 के एंगल पर ड्रॉ की गई हैं, यही जो सिस्टम है ना, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। तो देखें, द सेट ऑफ 2 or 3 भी हो सकती है, लेकिन हमारी बुक में 2 है। तो द सेट ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें एक्स वाई की बात की जाए। तो ये देखें, एक्स की बात हो रही है और यहां वाई की बात हो रही है। तो 2 रेफरेंस लाइंस होगी ना, तो एक सेट बन गया। तो सेट ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि एक दूसरे पे 90 के एंगल पे ड्रॉ की गई हो। तो 90 के एंगल पे ड्रॉ की गई है कि नहीं की गई है। लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, और वो दोनों परपेंडिकुलर लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हो, कट कर रही हो एक दूसरे को, या मिल रही हो, ये भी कह सकते हैं। तो देखिए इस पॉइंट पे ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसका दूसरा नाम है कार्टेशियन सिस्टम। इसके अलावा भी एक सिस्टम होता है जिसमें एस आर थीटा की बात की जाती है, उसको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, मैथ में हम पढ़ते हैं। लेकिन अभी आप कार्टेशियन सिस्टम से मुराद होगा ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एक्स वाई की बात की जाए। क्लियर डेफिनेशन। तो दिस सिस्टम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमने जब भी किसी चीज को ड्रॉ करना होगा ना फिजिक्स में, तो उसके लिए रेफरेंस लेंगे और वो यही होगा, सिस्टम होगा। इसके अंदर अब हमने उसी वेक्टर को ड्रॉ करना है जो अभी पीछे एक वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख के आ रहे हैं, उसी को उठा के इसमें ड्रॉ करना है कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत ही आसान है, सिर्फ आप वीडियो के साथ जुड़े रहें बस। तो यहां तक क्लियर। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही थी, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी डेफिनेशन में पूछा जा सकता है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, ओरिजिन कहलाएगा। इसको हमने ओ से रिप्रेजेंट कर देना है। ये 3 डेफिनेशंस क्लियर। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है पता चल गया, ये सिस्टम होता है। अब इसी सिस्टम के अंदर हमने एक वेक्टर को ड्रॉ करना है, उसके लिए उसूल है कुछ, वो भी बताता हूं। अब आपकी बुक में ना सबसे पहले ये सिस्टम दिखाया गया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। फिर इसी तरह से देखिए ये 2 लाइनें ही है ना, रेफरेंस लाइंस हैं, तो ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो पॉइंट क्या बन जाएगा, ओरिजिन। अब इस सिस्टम के अंदर उन्होंने एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया हुआ है, यही वेक्टर था ना पीछे पढ़ा के हैं, ग्राफिकल वेक्टर के एक लाइन, उसका इनिशियल पॉइंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, टेल, और जो उसकी लेंथ होगी वो क्या कहलाएगी, मैग्नीट्यूड,
और यहां पे क्या था, एरो हेड, जो कि बताता है डायरेक्शन। तो अब देखें इसी वेक्टर को इस सिस्टम के अंदर हमने ड्रॉ करना है, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ करते वक्त आपकी बुक ये बता रही है, आप समझें गौर से, कि जो टेल होनी चाहिए वेक्टर की वो ओरिजिन पे होनी चाहिए। ये नहीं कि हेड यहां पे ड्रॉ कर दें, हो सकता है ना ऐसे ड्रॉ कर दें, ये ऐसे, तो ऐसे गलत होगा। तो क्या कंडीशन है कि जो टेल है, इनिशियल पॉइंट है, वो ओरिजिन पे होना चाहिए, उसके बाद इसको छोड़ दे। तो फिर जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस के साथ ये कुछ ना कुछ एंगल भी बन रहा होगा, तो उस एंगल का नाम क्या है, थीटा। तो ये एक वेलोसिटी वेक्टर है जिसको हमने इस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाले सिस्टम में हमने ड्रॉ कर दिया। ये है ड्रॉ करने का तरीका कि वेक्टर की टेल जो है वो ओरिजिन पे होनी चाहिए। क्लियर। अब हमने तो इसी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करना है, कार्टियन सिस्टम में, जिसमें एक्स वाई की बात की जाए। तो ये है बेटे आपके पास कार्टियन सिस्टम, देखें यही वाला, एक्स एक्सिस, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, और ये आपका पॉइंट ओरिजिन। तो इसी वेक्टर को हमने यहां पे देखें एक्स वाई प्लेन के अंदर, इसको प्लेन भी बोलते हैं, ये वाई और ये एक्स, बेशक ये हटा भी दें, तो ये दो लाइनें बन गई ना, तब भी तो दोनों के बीच में एंगल 90 होगा, सही है। तो देखें एक्स वाई प्लेन, इसको प्लेन बोलते हैं। वेक्टर इन प्लेन, यानी कि प्लेन के अंदर हम एक वेक्टर को ड्रॉ कर रहे हैं। समझ रहे हो ना, बातें गौर से सुननी है। तो ये एक्स वाई प्लेन के अंदर हमने एक वेक्टर को ड्रॉ कर दिया, और वेक्टर का नाम क्या है, फोर्स एफ। तो इस फोर्स एफ वाले वेक्टर को इस प्लेन में ड्रॉ करने का ये है तरीका। क्या तरीका है कि उस वेक्टर की जो टेल है वो ओरिजिन पे होनी चाहिए। तो ये देखें टेल ओरिजिन पे मिला दी और इसको छोड़ेंगे। अब जाहिर सी बात है ये वेक्टर इस एक्स एक्सिस के साथ, कौन सा एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगा और वो होगा थीटा। सही है। अब अगली बात गौर से सुनिएगा, ये आपका जो वेक्टर है ना, जब ये एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ किया जाएगा तो इसके लिए दो मेन कंडीशंस हैं। नंबर वन कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ही एंगल बनाए, और नंबर टू यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको ड्रॉ करें, और नंबर टू वो जो एंगल होना चाहिए उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखें जो ये एंगल बन रहा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है कि नहीं है, बिल्कुल है, पहली कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। दूसरी देखें कि उस एंगल की डायरेक्शन, ये देखें एंटी क्लॉकवाइज, तो ये है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखें ये एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप यूं कर देंगे तो ये गलत होगा। ये कंडीशन याद रखनी है, बुक बता रही है, सही है। तो अब हमारा ये वेक्टर बिल्कुल इस सिस्टम के अंदर ठीक ड्रा किया गया है, क्योंकि देखें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये वेक्टर एंगल भी बना रहा है थीटा, और उस एंगल की डायरेक्शन भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज जब भी डायरेक्शन होगी तो हम रिजल्ट पॉजिटिव लेंगे। कर ली ये बात नोट, बस कहानी खत्म। अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्योंकि प्लेन कहा है तो प्लेन से मुराद होगा y और x। तो ये देखें ये y और ये x, फिर उसी वेक्टर को हमने ड्रा कर दिया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। x एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है थीटा, और इसकी डायरेक्शन भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बिल्कुल एक फोर्स f वाले वेक्टर को प्लेन के अंदर ठीक तरह से ड्रा किया गया है। ये है ठीक तरह से ड्रा करने का तरीका। क्लियर। अब इसका एक दूसरा अंदाज भी है, वो क्या कि ये जो OP आपके पास वेक्टर है, तो मैं यहां पे एक छोटा सा अगर पॉइंट ड्रा कर दूं इस प्लेन के अंदर, और मैं कहूं यार इस पॉइंट को क्या मैं वेक्टर की शक्ल में ड्रा कर सकता हूं, तो आप कहेंगे यस, एक छोटे से पॉइंट को भी वेक्टर की फॉर्म में ड्रा किया जा सकता है। कैसे कि उस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दें, जैसे ही आप मिलाएंगे तो ये देखें आपको एक वेक्टर मिल जाएगा। अब इसका एक तीसरा अंदाज कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो डिस्टेंस कवर करने पड़ेंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस। ये नहीं कि यहां से सीधा, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि इसको प्लेन के अंदर ड्रा किया गया है ना, तो आपको इधर भी चलना पड़ेगा, इधर भी चलना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से यहां तक पहुंचना चाहता हूं तो मैं अलोंग एक्स एक्सिस भी डिस्टेंस कवर करूंगा और अलोंग वाई एक्सिस भी, तो चाहे इधर ड्रा करें चाहे इधर कर ले, एक ही बात है। ये देखें, तो जो मैंने अलोंग एक्स एक्सिस डिस्टेंस कवर किया उसे नाम दे देता हूं ए का,
और जो मैंने अलॉन्ग वाई एक्सिस डिस्टेंस कवर किया उसे नाम दे देता हूं बी का। तो ये देखें, अगर मैं यहां से यहां पहुंचना चाहता हूं तो मुझे ये वाले दो डिस्टेंस कवर करने पड़ेंगे, अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी चलना पड़ेगा, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी चलना पड़ेगा, तब मैं इस पॉइंट पी तक पहुंच सकता हूं। तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया। ये है जी आपके पास एक प्लेन में वेक्टर को ड्रा करने का तरीका। हर एक चीज मैंने डिटेल में बताई है, बुक में देखेंगे थ्योरी में यही बातें की जा रही हैं, बस आपने समझना है। यहां से कोई बीच में लाइनें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, इसकी सिर्फ समझ होनी चाहिए क्योंकि आगे ये काम आएंगी। सही है ना, यहां से थ्योरी श्योरी आपने नहीं करनी, बस ये चीजें समझ लेनी है, जहन में रखनी है। अब चलते हैं जी आगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड। अब यानी कि इस वेक्टर जैसे अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स आ जाए तो उनको ऐड कैसे करेंगे। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड, वेक्टर को हमेशा ग्राफिकल मेथड से ही हमने ऐड अप करना है। तो ये आपकी बुक में हेडिंग दी गई है। अब यहां बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आएगा, प्रीवियस स्लाइड के अंदर भी बता के आया हूं। अब देखें वो क्या है। नंबर वन, वेक्टर को क्या स्केलर में ऐड कर सकते हैं? दो ही पॉसिबिलिटीज है ना एडिशन में, या तो वेक्टर को वेक्टर में ऐड करेंगे या फिर वेक्टर को स्केलर में ऐड कर सकते हैं। उसने तो हमें नहीं बताया ना, उसने कहा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हम खुद से ये पॉइंट जहन में लेके आएंगे कि यार वेक्टर को क्या वेक्टर में ऐड करना है या वेक्टर को स्केलर में ऐड करना है। तो पहली चीज फिर याद रखिएगा, वेक्टर को स्केलर में ऐड करना ये इम्पॉसिबल है। पीछे भी पढ़ा के आया हूं, इम्पॉसिबल। अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर बताया था ना कि जब 4 को मेरा ख्याल है 3 को 5 में ऐड कर रहे थे तो 8 आया था। तो स्केलर को स्केलर में ऐड किया जा सकता है, स्केलर को वेक्टर में ऐड नहीं किया जा सकता। तो पहली कंडीशन याद रख ले, वेक्टर को स्केलर में ऐड नहीं किया जा सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये पक्का एमसीक्यू बनेगा। सही है। हाँ, वेक्टर को वेक्टर में ऐड किया जा सकता है, तो ये पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल है बेटे, वेक्टर को वेक्टर में ऐड कर सकते हैं। तो वेक्टर को वेक्टर में ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी आपको वेक्टर ही मिलेगा। तो हम वेक्टर्स की ही एडिशन बाय ग्राफिकल मेथड ये देखने जा रहे हैं। तो वेक्टर को वेक्टर में ऐड कैसे करते हैं, इसके लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैं यहां पे 2 पॉइंट्स बना के दे रहा हूं ये जहन में रखिएगा। वेक्टर एडिशन अमंग द सेम फिजिकल क्वांटिटीज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेक्टर एडिशन अमंग द सेम फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब कि सेम फिजिकल क्वांटिटीज जो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी, सेम फिजिकल वेक्टर क्वांटिटीज को ही आप ऐड कर सकते हैं। मतलब जैसे फोर्स एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो फोर्स को फोर्स में ही ऐड किया जा सकता है। इसी तरह से जैसे डिस्प्लेसमेंट है, ये भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट में ही ऐड किया जा सकता है। और करना है, ये नहीं करना कि फोर्स को डिस्प्लेसमेंट में ऐड कर दें। अब ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। सर जी अभी तो आप कह रहे थे वेक्टर को वेक्टर में ऐड कर सकते हैं, तो ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, दोनों ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है ना। सेम फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए दोनों वेक्टर्स, तब आप ऐड कर सकते हैं। देखें कितना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आपको यहां पे कोई भी फंसा सकता था कि यार वेक्टर को वेक्टर में ऐड कर सकते हैं, आप खुद ही तो कह रहे हैं। तो फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, कर ले ऐड। आप कहते हैं हाँ कर लो ना, नहीं कर सकते। सेम फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए, फोर्स को फोर्स में, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट में, वेलोसिटी को वेलोसिटी में ऐड कर सकते हैं। तो इसीलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 100% आपको कंसेप्चुअल पढ़ा रहे हैं। जो मर्जी आपसे एमसीक्यू पूछ लिया जाए, शॉर्ट क्वेश्चन कंसेप्चुअल पूछ लिया जाए, इंशाल्लाह आपको आता होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, अब तो बनता है ना वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें साइन इन, कुछ नहीं होता। पूछ लें अब्बू से अम्मी से कि क्या आइडिया, और उसको साइन इन करके सब्सक्राइब कर दें। अब है जी अगला पॉइंट, वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय, हाँ इन वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं बाय हेड टू टेल रूल। और हेड टू टेल हमेशा ग्राफिकल मेथड ही होता है, सही है। तो हेड टू टेल रूल के तहत आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट्स ऐड करें। तो अब हम देखते हैं कि भी हेड टू टेल कैसे हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स है ना। तो सपोज करें ये हमारे पास एक वेक्टर है ए और ये है हमारे पास वेक्टर बी। अब इन दोनों वेक्टर्स को हमने हेड टू टेल ऐड करना है। तो हेड टू टेल ऐड का मतलब ये है कि ये वाला जो वेक्टर ए है इसको दोबारा यहां पे ड्रा करें, यानी कि जैसे ये दिया गया है वैसे ही यहां पे इसको ले लेते हैं। ये आ गया जी वेक्टर ए।
अब वेक्टर बी को उठाएं और इस वेक्टर का जो हेड है वहां पे बी की क्या होनी चाहिए, टेल। तो ये देखें हमने टेल यहां पे ऐड कर दी। अब देखें एक का हेड है और दूसरी की क्या है, टेल, तो ये बन गया हेड टू टेल मेथड। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये हेड टू टेल का मतलब है कि दो वेक्टर्स को आप हेड टू टेल ऐड करें। तो हेड टू टेल ऐसे ऐड करते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे 3 वेक्टर्स आ जाए तो फिर ये वेक्टर ए और ये है जी हमारे पास वेक्टर बी, तो उसकी टेल इसके हेड पे होनी चाहिए, तो ये आ गया वेक्टर बी। इसी तरह से अब ये तीसरा वेक्टर आ जाता है तो वो आ जाएगा सी, तो उसको भी हेड टू टेल यहां पे ऐड कर दें तो ये आ गया वेक्टर सी। तो देखें हेड टू टेल ऐड कर दिया, ये है हेड टू टेल ऐड करने का तरीका। जितने मर्जी वेक्टर्स आ जाए इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं, इनफिनाइट वेक्टर्स को हेड टू टेल ऐड कर सकते हैं। अब डियर जब आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, चलो एडिशन तो हो गई, रिजल्ट मिलेगा ना, रिजल्टेंट। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें एक रिजल्टेंट मिलेगा। अब देखें इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा, ये है रिजल्टेंट। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट। लो जी ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया, तो लिख देता हूं आर रिजल्टेंट इज इक्वल टू, दोनों को ऐड किया है ना तो ए प्लस बी। लो जी ये रिजल्टेंट आ गया, रिजल्ट मिला ना, सही है। इसी तरह से इन 3 का जो रिजल्ट होगा, ऐड किया है तो आपको रिजल्ट मिलेगा, तो जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा। लो जी ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट, सही है जी। इस तरह से ये रिजल्टेंट आ गया, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर, ये है तरीका। अब जरा गौर से सुन लें, रिजल्टेंट के लिए कंडीशन होती है कि फर्स्ट वेक्टर की टेल से उसकी टेल मिलाओ और लास्ट वेक्टर के हेड से उसका हेड मिलाओ। यह रिजल्टेंट के लिए कंडीशन है। वेक्टर्स के लिए कंडीशन है हेड टू टेल, रिजल्टेंट के लिए कंडीशन है फर्स्ट की टेल से टेल और लास्ट वेक्टर के हेड से हेड। अब यह ना कहना सर जी ये देखिए आपने टेल से टेल मिला दी, रिजल्टेंट के लिए अलग कंडीशन है, वेक्टर्स के लिए कंडीशन है हेड टू टेल, रिजल्टेंट के लिए कंडीशन है पहले वेक्टर की टेल से टेल मिलनी चाहिए और लास्ट वेक्टर के हेड से हेड मिलना चाहिए, तब वो आपका रिजल्टेंट होगा। नोट कर लेना बात। तो ये देखें फर्स्ट वेक्टर की टेल से टेल, लास्ट वेक्टर के हेड से हेड, तो ये होगा रिजल्टेंट। याद रहेगी बात, चले जी। अब रिजल्टेंट की डेफिनेशन कर लेते हैं, बुक में हेडिंग दी गई है। तो रिजल्टेंट की क्या डेफिनेशन होगी, खुद बनाएं। रिजल्टेंट को गौर से देखें कैसा दिखता है, वेक्टर जैसा दिखता है ना, तो फिर मैं कह सकता हूं ये देखें, खुद बनाएं, जो कुछ आपको नजर आ रहा है यहीं से आप खुद बनाएं। तो हम कहते हैं जी इट इज अ सिंगल वेक्टर, भाई एक सिंगल वेक्टर ही तो है रिजल्टेंट, तो इट इज अ सिंगल वेक्टर, एक सिंगल वेक्टर ही है, विच या दैट विच गिव्स द क्या दे रहा है, कंबाइंड इफेक्ट दे रहा है ना, विच गिव्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स, जितने भी दिए गए हैं, ऑफ ऑल गिवन वेक्टर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। लो जी बड़ी सिंपल आसान डेफिनेशन बना दी है। तो रिजल्टेंट की डेफिनेशन भी आ गई, रिजल्टेंट का कंडीशन भी पता चल गई, समझ भी आ गई, और वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं वो भी तरीका समझ आ गया। यहां तक ये टॉपिक खत्म हो चुका है। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये वाला, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर यानी कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, प्लेन के अंदर कैसे ड्रॉ करेंगे, ये लास्ट बात है, बस आखिरी। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक ने इस तरह से साइड में डायग्राम दी गई है, ये जरा देख लेते हैं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। बुक कह रही है जी हमारे पास ना दो फोर्सेस हैं, एक 300 न्यूटन और एक है जी F2 400 न्यूटन। अब हमने एक स्केल सेट कर लिया कि 100 न्यूटन का मतलब होगा 1 सेंटीमीटर। तो आपने यहाँ पे देखा 300 है ना, तो 3 सेंटीमीटर की एक लाइन लगानी होगी एंगल 30 पे। 30 के एंगल पे हमने ये 3 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी। इसी तरह से दूसरी फिर 60 के एंगल पे, ये बुक में दिखाया गया है, तो 60 के एंगल पे हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की लाइन लगा देनी है। इस तरह से 2 लाइनें लगा दी प्लेन के अंदर, एक्स वाई प्लेन। अब जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, हेड टू टेल करेंगे क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स हैं, हेड टू टेल ऐड करने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा, रिजल्टेंट। तो वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, बस यही तरीका देखना है, बाकी कुछ नहीं करना।
तो डियर स्टूडेंट्स इस फोर्स F1 300 न्यूटन को 3 सेंटीमीटर की लाइन लगा देंगे, वो ये आ जाएगी आपके पास एंगल 30 पे। तो हमने यहाँ पे प्लेन के अंदर एंगल 30 पे, प्लेन के अंदर एक्स वाई प्लेन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये आगे ड्रा करेंगे तो पूरा सिस्टम बन जाएगा। तो ये वेक्टर उठाया, जिस तरह का है वैसे ही लेके जाना है, पैरेलल मूव कराना है, पैरेलल, ताकि इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में चेंज ना आए। तो यह आपके पास वेक्टर यहां पे आ गया F1। अब इस B वाले को उठाएं, यानी कि सपोज करें इसका नाम क्या है F2। तो ये जो F2 वेक्टर है, अब इसको जैसे दिख रहा है वैसे ही उठाएं और ये यहां हेड टू टेल ऐड कर दें। तो ये देखें ये F2 आ चुका है, हेड टू टेल हमने ऐड कर दी है। वेक्टर F1 का ये हेड है, F2 की ये टेल है। तो देख सकते हैं यहां पे हेड टू टेल दोनों ये वाले वेक्टर ऐड हो गए जी। और ये देखें ये 60 पे ऐड किया गया है। क्लियर? अब देखो जब हमने दो वेक्टर्स को हेड टू टेल ऐड कर लिए तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा ना, कंबाइंड इफेक्ट, और वो कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो फिर रिजल्टेंट के लिए कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट की टेल से टेल, लास्ट के हेड से हेड। तो ये देखें ये रिजल्टेंट आ गया, F1 प्लस F2 रिजल्टेंट आ गया, जिसकी टेल पहले की टेल से मिली हुई है और लास्ट के हेड से हेड मिला हुआ है। तो ये आ गया रिजल्टेंट। तो इस तरह देखें एक रिजल्टेंट को भी हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम या कह लें XY प्लेन के अंदर ड्रॉ कर दिया। तो ये है तरीका कि वेक्टर्स को ऐड अप कैसे करना है, फिर उसके बाद उस वेक्टर को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा कैसे करते हैं, फिर वेक्टर्स को जब ऐड कर लेते हैं हेड टू टेल रूल, तो फिर रिजल्टेंट के लिए क्या कंडीशन होती है, रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट को ड्रा कैसे करते हैं, फिर उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे ड्रा करते हैं। ये सारी बातें देखें मैंने आपको करा दी है, समझा दी है। इन्हीं चीज़ों को याद रखिएगा, ये आगे यूज़ होंगी, आगे फिर आपको पढ़ने का मज़ा आएगा। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही है। ये अब आपका टॉपिक ख़त्म हो चुका है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं हर कमेंट का ना रिप्लाई देता हूँ, हर जैसा मर्जी हो कमेंट, अच्छा हो बुरा हो जो मर्जी हो, मैं लाइक भी ज़रूर करता हूँ उसके कमेंट को और आंसर भी ज़रूर देता हूँ। ठीक है, एक चीज़ रिएक्शंस और भी याद रखिएगा, मैथ की भाषा में ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टू रेफरेंस लाइंस दी गई है ना, ये भी याद रखें, शायद एमसीक्यू में पूछ लिया जाए। एक्स वाली को एक और नाम देते हैं और वो कहलाता है एब्सिसा, SCI होगा मेरा ख्याल है, ABSCISS, याद रख देख लीजिएगा, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। एब्सिसा और जो वाई वाली लाइन होती है इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। सही है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक 2.1 100% क्लियर हो गया होगा, एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझा दी है। तो आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।